नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर में स्वागत है। राजस्थान पुलिस का ये हमारा मॉडल पेपर है। आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज है, हम सिलेबस पे आधारित ये लेके आए हैं और ये आपके 4 पार्ट के अंदर राजस्थान पुलिस का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर भाग ए है उसमें 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं। भाग ब के अंदर आपके 35 क्वेश्चन है, ये देखने को आपको रहते हैं, यानी भाग ए 60, भाग ब आपके 35 क्वेश्चन, भाग स जिसमें महिला बाल अपराध के क्वेश्चन है वो आते हैं 10 क्वेश्चन। और 10 में से 10 लाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे कि आप पे भाग स में 10 में से 10 कैसे लाएंगे। पार्ट डी आपका राजस्थान जी के रहता है। तो ये हमारा है, टॉपिक वाइज है, हम करेंगे और मिशन वर्दी 2022 को ध्यान में रखते हुए झुकेंगे नहीं जब तक पेपर नहीं होंगे, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग आपका क्वेश्चन आता है, रीजनिंग आपकी आती है, साथ में आपके कंप्यूटर है वो आपका आता है पार्ट ए के अंदर। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है। देखिए, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग ये किस लेयर में होती है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग है, ये होती है एप्लीकेशन लेयर में। किस में होती है? एप्लीकेशन लेयर है, ये इसमें होती है। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो है MS एक्सेल 2010 के क्विक सेलेक्ट में निम्न में से कौन से ऑप्शन होते हैं। देखिए, MS एक्सेल 2010 के क्विक सिलेक्शन में सेलेक्ट में कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको जो टॉगल फिल्टर है ये आपको देखेंगे, आप इसमें सिलेक्शन ए और बी है वो दोनों देखेंगे। तो यानी आप इसमें ये देख सकते हैं, टॉगल फिल्टर देख सकते हैं, आप इसमें सिलेक्शन ए और बी दोनों देख सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ ब और स इसमें क्या है, दोनों सही आंसर होंगे। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें किसका आश्रय उस रूप में है से है जिसका हमारा पाठ्य दिखाई देगा। तो इसमें किसका आश्रय है, इस रूप से है कि जिससे हमें पाठ्य है वो दिखाई देता है। तो इसमें सही आंसर है वो कौन सा होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आश्रय है फॉर्मेटिंग से, इसका आश्रय क्या है, फॉर्मेटिंग से है। किसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। देखिए, किसे स्प्रेडशीट है वो भी कहा जाता है। आपने स्प्रेडशीट आपने नाम है, ये किसे कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, MS एक्सेल है, आप इसमें कह सकते हो MS एक्सेल के अंदर है वो स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल आप, ठीक है, एक्सेल के अलावा हम बात करें यहाँ पे तो वर्कबुक है, ये भी आप इसमें राइट आंसर कर सकते हो। द आंसर है वो आप राइट कर सकते हो। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ से, ये है कि निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। तो ये देखिए, MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग यानी हम किसी भी वर्ड को कॉपी कर रहे हैं तो वो हमारे प्लस कंट्रोल+C होता है, पर हम फॉर्मेट को ही, पूरे फॉर्मेट को ही कॉपी कर रहे हैं तो हमारे पास Ctrl+Shift+C है, उसका हमें प्रयोग करना होता है। से आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देखेंगे, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कहा है कि ये नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से 3 है वो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है और एक नहीं होती है। तो देखिए, स्टार्ट नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, ट्री टाइप की भी होती है और मेश टाइप की भी होती है, पर मून टाइप की नहीं होती है। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकल डाटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। देखिए, कौन सी लेयर है जो नेटवर्क से फिजिकल डाटा भेजे जाने के बारे में पूरी जानकारी आपको देती है, प्रदान करती है। तो कौन सी लेयर है जो नेटवर्क से फिजिकल डाटा भेजे जाने के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देती है। तो ये है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये आंसर हम इसमें राइट आंसर करेंगे। CD DVD में फाइल का कॉपी करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। देखिए, CD है, DVD है, उसका फाइल में कॉपी करने की जो प्रोसेसिंग है ये कहलाती है आपकी बर्निंग। क्या कहलाती है भैया? बर्निंग कहलाती है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे। और देखिए, निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है नई स्लाइड बनाने के लिए, Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
PAN पेन का पूरा नाम क्या है? PAN पेन का पूरा नाम क्या है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए पेन है PAN, इसका पूरा नाम है ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN पेन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है ये होता है। और आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई बंधु ने हमारा मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड नहीं कर रखा है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हेलो, हाँ सर, मेल नहीं आया था। हाँ नहीं आया था सर। अभी घंटे भर पहले। ठीक सर। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन से ऐप है ये डाउनलोड नहीं किया है तो ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको जाना है, हमारा नाम लिखना है एप्लीकेशन का, ये JEPYBHAKR, और बिना स्पेस दिए हुए आप इसको डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। ठीक है, ये नाम लिखना आपको बिना स्पेस दिए हुए और फिर आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से ये लोगों का ऐप आपको डाउनलोड हो जाएगा। वैसे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, ये पे आप जाकर पूरे 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है वो दे पाएंगे और साथ में आप अपनी रैंक है वो भी जान पाएंगे। देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ने 12 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई वैक्सीन को अंतिम मंजूरी 21 फरवरी 2022 को दे दी है। तो ये कि कौन सी कंपनी की जो दवाई है उसको इन्होंने मंजूरी है वो दी है? तो इसका आंसर है वो आप सभी जने बताएंगे। तो राइट आंसर यहां से हो जाता है, ये मंजूरी इन्होंने कॉर्बेवैक्स को दी है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पे देखिए पार्ट बी के क्वेश्चन कर रहे हैं। किसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम? पार्ट बी के क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में? 35 क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर के रहते हैं? 35 नंबर के ये रहते हैं। 35 क्वेश्चन के 35 नंबर के ये रहते हैं। और हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी का पहला भारतीय सदस्य किसे बनाया गया? देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी का पहला भारतीय सदस्य ये बनाया गया है डॉक्टर AP सिन्हा को। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकपाल शब्द सामान्यतः किस भाषा का शब्द है? देखिए, लोकपाल शब्द है वो सामान्यतः मोस्टली है जो प्रयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है संस्कृत शब्द है, ये है, याद रखेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिस पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जिस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है वो है चीन की क्रांति। बाकी इसमें अमेरिका की क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति है, ये सारी प्रभाव है वो झलकता है, पर चीन की क्रांति का प्रभाव इसमें नहीं झलकता है। हमारा अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है वो है, राजनीतिक जल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन किस विद्वान का है? देखिए, राजनीतिक दल है जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन किस विद्वान का है? देखिए, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये मानना था ब्राइस का मानना था। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 के अंदर है ये की गई है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ? देखिए, कौन सा उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बने थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं, पर एक होंगे जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे। तो ये R वेंकट रमन है, ये उपराष्ट्रपति ही रहे थे, ये राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व लोक प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। देखिए, भारत में स्वतंत्रता से पहले लोक प्रशासन है उसका प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो देखिए, भारत में स्वतंत्रता से पहले लोक प्रशासन प्रारंभ हुआ था 1930 में। वर्ष 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ क्षेत्र है ये बने थे? देखिए, वर्ष 1956 में
राज्य का पुनर्गठन करने से हमारे देखिए पुनर्गठन किए गए थे 1956 में। राज्यों का पुनर्गठन करने से नए जो है 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र है वो बने थे। राइट आंसर, सही आंसर इसमें हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? देखिए भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा ये वीपी सिंह है, इनके द्वारा की गई थी। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए आम का वानस्पतिक नाम है वो है मेंजीफेरा इंडिका। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग है ये होता है आपका, इसमें राइट आंसर है वह हो जाएगा, नारियल का खाने योग्य भाग है ये हो जाता है भ्रूणपोष। कौन सा हो जाता है? भ्रूणपोष है, ये हो जाता है सही आंसर, इसमें राइट आंसर हो जाता है। और देखिए अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन प्राय है ये हमें अंगूर के अंदर देखने को मिलता है। तो अनिषेक जनन प्राय अंगूर में देखने को हमें मिलता है। ये आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाता है। और हमारा अगला है, किस वनस्पति में खाद्य में अधिकतम प्रोटीन है वो होता है? देखिए किस वनस्पति के खाद्य में अधिकतम प्रोटीन है वो होता है? तो किस खाद्य के अंदर है जिसमें अधिकतम प्रोटीन है वो होता है? तो आप सभी को पता है कि खाद्य पदार्थ जिसमें अधिकतम प्रोटीन है वो है सोयाबीन। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अग्निरज्जा रोग किससे जुड़ा हुआ है? तो अग्निरज्जा रोग है ये जुड़ा हुआ है आपका सेब से। अग्निरज्जा रोग है वो कौन से फलों में होता है? सेब के पेड़ों में होता है। आप एक तरह से याद रख सकते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? देखिए सुगंधित पुष्प है उसमें परागण है ये किनके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्प है इसमें परागण है ये कीट के द्वारा है वो होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इतिहास में जैन सभा दूसरी जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई? देखिए पहली जो जैन सभा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली कहाँ पे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि दूसरी कब हुई? तो ये तो फर्स्ट के बारे में हमें बताइए आप। फर्स्ट सेकंड है वो हुई थी वल्लभीपुर में। कहाँ पे हुई थी? वल्लभीपुर है यहाँ पे हुई थी। भारत में समाजशास्त्र के जनक का क्या नाम था? जनक का नाम क्या था? देखिए भारत में समाजशास्त्र के जनक का नाम था राधा कमल मुखर्जी। क्या था भैया? राधा कमल मुखर्जी। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ? देखिए समाजशास्त्र का विकास है फ्रांस में हुआ था। सही आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ दीवान नियुक्त किया गया? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल में। कहाँ पे किया गया था? बंगाल में किया गया था। और किस वर्ष से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने व चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी? देखिए किस वर्ष से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने व चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी? तो ये 1865 राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल है वो कौन था? और इस कारण से इन्हें स्थायी बंदोबस्त का जनक है ये भी कहा जाता है। तो ये आंसर बताइए, स्थायी बंदोबस्त है इनका जनक या किन के समय ये स्थायी बंदोबस्त है वो प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अकाल कब पड़ा? देखिए बंगाल के अंदर अकाल है ये पड़ा था भैया, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 1770 के अंदर। लिटमस पत्र से प्राप्त किया जाता है। देखिए लिटमस पत्र है ये एक तो शैवाल और कवक के बीच की सहजीवन का कार्य करता है ये, ठीक है, सहजीवन का कार्य करता है। एक वायु प्रदूषण का घोतक है ये। किसका घोतक है? वायु प्रदूषण का ये घोतक है, ये भी आप याद रखेंगे। लाइकेन वायु प्रदूषण का घोतक है।
और ये है लाइकेन। ठीक है, लिटमस पत्थर की बात कर रहे हैं तो ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं। लाइकेन है ये कवक और शैवाल के बीच के सहजीवन का कार्य करता है और ये वायु प्रदूषण का घोतक है। और देखिए जो क्षारीय होते हैं वो लिटमस पत्थर नीले होते हैं, जो अम्लीय होते हैं वो लाल होते हैं। ठीक है, और जो उदासीन होते हैं, जो किसी प्रकार का कुछ नहीं होते हैं, वो बैंगनी कलर के लिटमस पत्थर है वो होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण है ये होता है। तो कोशिका चक्र जिसमें किस प्रावस्था है जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, तो ये एस प्रावस्था है जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। कैटरीना नाम दिया गया है। देखिए कैटरीना नाम है ये किसे दिया गया है, तो ये कैटरीना नाम है ये दिया गया है प्रभंजन को। किसे दिया गया है? प्रभंजन को दिया गया है। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? देखिए निम्न में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? तो मैंने आपको बार बार क्लास में बताता हूं, हमेशा 7 क्या होता है? 7 उदासीन होता है। और अगर 0 से 7 तक है, यानी 7 नहीं है 7 से नीचे है, तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से ऊपर और 14 तक तो ये होता है क्षारीय। अब बात आ रही है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का घोतक यहाँ से हो जाएगा, पीएच मान है ये हो जाएगा वर्षा की पीएच अगर 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो ए आंसर इसमें हम क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे। पहली फसल जीनोम अनुक्रमित किया गया था। पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया था, ये कौन सी है भैया? पहली फसल जिनका जीनोम अनुक्रमित किया गया है ये है चावल। पहली फसल है चावल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है। आनुवांशिक रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार किसकी कमी से लड़ने के लिए किया गया था? देखिए आनुवांशिक रूपांतरित गोल्डन राइस है, इसका आविष्कार है विटामिन ए की कमी से लड़ने के लिए किया गया है। हृदय में थेम्बेसियन वॉल पाया जाता है। देखिए हृदय है उसमें थेम्ब्रेसियन वॉल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भैया दाएं आलिंद में। बालिंद नहीं है, आलिंद है। ठीक है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में सही कथन का हमें चयन करना है। देखिए गुणसूत्रों की भिन्नता और उससे उत्पन्न विकार, त्रिगुणसूत्रता है। त्रिगुणसूत्रता 13 ये पटाउ सिंड्रोम होता है। त्रिगुणसूत्रता 18 इससे एडवर्ड सिंड्रोम होता है। और त्रिगुणसूत्रता 21 इससे डाउन सिंड्रोम है ये होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे आपस में क्या है? एक तरह से राइट आंसर है। देखिए ESPN क्रिक इन्फो, देखिए ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार 2021 में किसको पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी में प्रदर्शन के लिए दिया गया है? तो ये ऋषभ पंत को दिया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है ये है किसे वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? देखिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित है लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके लिए किस भारतीय को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। इसे किया गया है नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। भारतीय रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के किस नदी पर देश के पहले केबल पुल का निर्माण कर रहा है? देखिए भारतीय रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की किस नदी पर देश के पहले केबल पुल का निर्माण कर रहा है? तो ये अंजी नदी पर कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन है भारत और किस देश की वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय हवाई अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया है? तो देखिए भारत और किस देश की वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया है?
तो ये ओमान के द्वारा किया गया है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। और हम पार्ट सी कर रहे हैं। पार्ट सी के अंदर आपको पता है कि 10 क्वेश्चन है वो आते हैं, और हम यहाँ पे पार्ट सी में 10 में से 10 क्वेश्चन है वो सही करने का प्रयास करेंगे, 10 में से 10 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अंतर्गत एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का वर्णन मिलता है। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा जिसके अंदर एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो धारा 376 डी है वो लगती है। कौन सी धारा लगती है? धारा 376 डी लगती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दहेज लेने देने और लेने देने के लिए उकसाने पर या तो 6 माह का कारावास है या 5,000 का जुर्माना देना पड़ता है, जिसको संशोधित अधिनियम द्वारा इन सजाओं को बढ़ाकर न्यूनतम 6 माह और अधिकतम कितने वर्ष कर दिया गया है? तो अधिकतम 10 वर्ष तक इसे कर दिया गया है। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न से जुड़ी हुई है? देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न से जुड़ी हुई है? तो दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हुई धारा है, ये है भैया 498 ए। मेहर की रकम दहेज में, देखिए मेहर की रकम दहेज के अंदर है क्या की जाती है? तो मेहर की रकम दहेज में सम्मिलित नहीं की जाती यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होता है तो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, सम्मिलित नहीं की जाती यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होता है तो। दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहना। ठीक है, दहेज का मतलब है कोई भी संपत्ति, बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहना। तो ये दहेज निषेध अधिनियम की धारा में कहा गया है, यानी परिभाषा किस में दी गई है ये? तो ये धारा 2 में परिभाषा दी गई है दहेज की। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्री SC2 प्रतिशत अधिनियम 1986 के संबंध में परिभाषित किया गया है। देखिए, स्त्री SC2 प्रतिशत अधिनियम 1986 इसके तहत परिभाषित किया गया है। तो ये देखेंगे जिससे उसकी लज्जा भंग हो या जनसाधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो वो स्त्री SC2 प्रतिशत अधिनियम के तहत आता है। देखिए, किसी भी महिला की आकृति, उसके रूप, शरीर या किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो, जिससे दुष्प्रचार, भ्रष्टाचार और लोक अप्रदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण की परिधि में आता है। इस चित्रण में आता है, ये अश्लील चित्रण की श्रेणी में आता है। और ऐसा करना महिलाओं का स्त्री SC2 प्रतिशत अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय है। यानी जो ये ऐसा अगर हम ऊपर वाला करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्री SC2 प्रतिशत अधिनियम 1986 जिसके तहत पहली बार अपराध करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? देखिए, स्त्री SC2 प्रतिशत अधिनियम इसके तहत कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है तो उसे कितने साल तक की सजा का प्रावधान है? तो उसे 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के किस वर्ष बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया? तो सबसे पहले भारतीय संविधान में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया है 1950 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से जुड़ी हुई है? तो ये धारा 354 डी जुड़ी हुई है। देखिए, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार महिलाओं का पीछा करने एवं ताक झांक करने पर क्या होता है? देखिए, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 इसके अनुसार महिलाओं का अगर पीछा किया जाता है, ताक झांक की जाती है, तो ऐसे मामले में पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए इसको जमानती रखा गया है। ठीक है, पर दूसरी बार भी कोई अगर ऐसा करता है तो ये अपराध गैर जमानती अपराध माना जाएगा। तो यह हम कह सकते हैं कि दोनों तथ्य क्या है इसमें सही है। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन करने से पहले
पार्ट डी शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड नहीं कर रखा है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपको जाना है प्ले स्टोर में, ये वाला नाम हमारा बिना स्पेस दिए हुए लिखना है चैनल का, और ये लोगों का ऐप आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जाके आप हमारे इस मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप बहुत सारे वहाँ पे टेस्ट है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे 150 क्वेश्चन के मॉडल पेपर है वो आप वहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी जने ये ट्राई करेंगे। और देखिए अब पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। पार्ट डी के अंदर आपके 45 क्वेश्चन आते हैं जो कि 45 नंबर के रहने वाले हैं। तो देखिए, कोटा के किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों का हस्तक्षेप अत्यधिक हो गया था? कोटा के किस शासक के शासनकाल में सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप अत्यधिक हो गया था? तो ये महाराव दुर्जनशाल इनके समय हो गया था अत्यधिक। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे अवस्थित है? देखिए, हर्ष की पहाड़ियाँ है ये शेखावाटी क्षेत्र में अवस्थित है। ये कहाँ पे है? हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये हर्ष की पहाड़ियाँ शेखावाटी क्षेत्र के अंदर स्थित है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंगू कर्षक आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है? देखिए, बेंगू कर्षक आंदोलन से संबंधित जिला है ये कौन सा है? तो बेंगू कर्षक आंदोलन इसे संबंधित जिला है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है भैया? चित्तौड़गढ़ है। तो बेंगू कर्षक आंदोलन से संबंधित जिला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारमल के द्वारा दौसा के निकट कौन सा कस्बा बसाया गया? भारमल के द्वारा दौसा के निकट कौन सा कस्बा बसाया गया है? भारमल के द्वारा दौसा के निकट लवाण कस्बा बसाया गया है। भारमल के द्वारा दौसा के निकट लवाण नामक कस्बा है ये बसाया गया है। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन से जिले में की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है? देखिए, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है बाड़मेर की सबसे कम सीमा है वो लगती है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? देखिए, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य वो है गौरी नृत्य। राइट आंसर यहाँ से हो जाता है डी आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? तो भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, चूरू की जनता से प्रेरणा जगाने का कार्य किनके द्वारा किया गया? देखिए, चूरू की जनता में प्रेरणा जगाने का कार्य है ये किया गया है स्वामी गोपाल दास के द्वारा। तो हम इसमें करेंगे डी आंसर एकदम राइट। उल्टी तपाई किस सभ्यता स्थल में प्रचलित थी? देखिए, उल्टी तपाई शैली ये किस सभ्यता स्थल में प्रचलित थी? तो ये उल्टी तपाई शैली है ये थी आहार सभ्यता के अंदर प्रचलित। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? देखिए, महाराणा सांगा जिनके द्वारा इब्राहिम लोदी है उनको खातौली के युद्ध में परास्त किया था। तो किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में परास्त किया था। एनालिज एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसकी करती है? देखिए, एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसकी करती है? तो देखिए, एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान ये करती है जेम्स टोड की। किसकी करती है? ये जेम्स टोड की ये करती है, याद आप इसे रखेंगे। खानवा युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? देखिए, खानवा युद्ध में विजय के उपरांत बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि है वो धारण की गई थी खानवा युद्ध के पश्चात। सही आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। पिंगल सूत्रकृति में राजपूतों को किसकी संतान बताया गया है? देखिए, पिंगल सूत्रकृति में राजपूतों को ये संतान बताया गया है ब्राह्मण की। किसकी संतान बताया गया है? ब्राह्मण की संतान बताया गया है। और रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाला दुर्ग है वो कौन सा है? देखिए, रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाला दुर्ग है ये कौन सा है? तो रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाला दुर्ग है ये है भैया झाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग है ये है। एक हुण आक्रांता जिसने राजस्थान पर अधिकार जमा लिया था। एक हुण आक्रांता जिसने राजस्थान पर अधिकार जमा लिया था ये कौन था? तो एक हुण आक्रांता था तोरणमार जिनके द्वारा राजस्थान पर अधिकार है
वो जमा लिया था। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे तोरणमान मान। और देखिए भूताला का युद्ध किनके मध्य हुआ था या किनके बीच में हुआ था? भूताला का युद्ध है ये इल्तुतमिश की इसमें पराजय हुई थी 1227 ईस्वी में ये हुआ था। कब हुआ था? 1227 में हुआ था। इल्तुतमिश इसमें हार गया था और ये हुआ था इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में। तो ए आंसर इसमें हम क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे। चौमुखी प्राचीन बावड़ी का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? देखिए चौमुखी प्राचीन बावड़ी इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? चौमुखी प्राचीन बावड़ी का निर्माण करवाया था रतन कुमारी ने। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है पिछोला झील में कौन सी नदियां आकर गिरती है? देखिए पिछोला झील है उसमें कौन सी नदी है वो आकर गिरती है? तो एक तो सिसारमा है, दूसरी बूझरा नदी है, ये आकर पिछोला नदी में गिरती है। तो राइट आंसर हम इसमें कौन सा करेंगे? सिसारमा नदी और बूझरा नदी दोनों इसमें आकर गिरती है। तो हम सही आंसर इसमें राइट करेंगे ए और ब दोनों। और देखिए एकलिंग जी का मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? देखिए एकलिंग जी का मंदिर है वो किनके द्वारा बनवाया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एकलिंग जी का मंदिर है ये बनवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा। किनके द्वारा बनवाया गया था? बप्पा रावल के द्वारा ये बनवाया गया था। मेवाड़ का उदारक, ये उदाहरण नहीं है उदारक है, ठीक है उदारक है, उदारक। मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उदारक है ये कहा जाता है हमीर सिंसोदिया को। किसे कहा जाता है? हमीर सिंसोदिया को ये कहा जाता है। विषम घाटी का पंचानन भी इन्हें कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विषम घाटी का पंचानन किसे कहा जाता है? वो भी हमीर को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 1557 ईस्वी में बैराटगढ़ बदनौर में युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित कर इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर यानी भीलवाड़ा में किस देवी का भव्य मंदिर बनवाया गया? देखिए 1457 ईस्वी में बैराटगढ़ जो बदनौर कहते हैं इसके युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित किया गया और इसकी विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का भव्य मंदिर है ये बनवाया गया है। सही आंसर इसमें क्या है? राइट आंसर इसमें हो जाता है। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन देखिए वो है मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने हैं। देखिए मेवाड़ में कलीला दमना कथा है इस पे आधारित जो चित्र है वो कौन कौन से बने हैं? तो मेवाड़ में कला दमना आधारित चित्र है ये बने हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। कुंभा ने अपना विजय अभियान कहां से प्रारंभ किया? देखिए महाराणा कुंभा है इनके द्वारा अपना विजयी अभियान है वो कहां से शुरू किया गया था? तो कुंभा के द्वारा अपना विजयी अभियान है ये आबू सिरोही से शुरू किया था। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तकनीक पर भारत में खेला गया पहला नाटक कौन सा है? देखिए पश्चिम तकनीक पर भारत में खेला गया पहला नाटक है ये कौन सा है? तो पश्चिम तकनीक पर खेला गया भारत का पहला नाटक है इंद्र सभा। कौन सा है? इंद्र सभा पहला नाटक है पश्चिम तकनीक पर खेला गया भारत में। निम्न में से कौन सा पारसी रंगमंच के ख्यातिलब्ध राजस्थानी कलाकार थे? निम्न में से पारसी रंगमंच के ख्यातिलब्ध राजस्थानी कलाकार थे तो ये थे कन्हैयालाल पंवार, बाबू माणिक्यलाल डांगी और गणपत लाल डांगी। तो सारी कह सकते हैं इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है ये कौन सी बोली है? तो राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है ये बोली है डिंगल बोली। कौन सी बोली है? डिंगल बोली को राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कहते हैं। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। राजस्थानी रंगमंच के ख्यातनाम कलाकार श्री गणपतलाल डांगी का जन्म किस जिले में हुआ था? देखिए राजस्थानी रंगमंच के ख्यातनाम कलाकार है गणपतलाल डांगी और इनका जन्म है ये हुआ है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे जन्म हुआ है? जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। शीला देवी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस शासक द्वारा बनवाया गया? देखिए शीला देवी मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप है ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो शीला देवी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप है ये मिर्जा राजा जय सिंह है इनके द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होने के बावजूद उसके अधीनता स्वीकार नहीं की थी? देखिए कौन सा राजपूत शासक था जिन्होंने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया गया था अकबर के, उस अकबर के दरबार में ये उपस्थित हुआ था, इसके बावजूद उसने अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी।
ये थे राव चंद्रसेन। इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, राव चंद्रसेन को, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए गोपी जी भट्ट राजस्थान की जिस लोक नृत्य शैली के कलाकार है वो है तमाशा। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? देखिए रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन के द्वारा आक्रमण किया गया था उस समय इसके साथ में जो कवि था वो भैया था अमीर खुसरो। तो रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो थे। राजस्थान के अक्षांश से विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? अक्षांश से विस्तार के कारण तापक्रम में 10 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर हो जाता है, दक्षिण से उत्तर तक। मराठों के सेनापति डी बोई की कब्र कहां पे स्थित है? देखिए मराठों के सेनापति डी बोई, इनकी कब्र कहां पे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी आंसर बताइए। देखिए ये घटना है 20 जून 1790 की। कब की घटना है? 20 जून 1790 की घटना है। पाटन का युद्ध हुआ था। किनका के मध्य हुआ था? मराठों के बीच में हुआ था, मराठों और जयपुर रियासत के बीच में ये हुआ था एक तरह से। ठीक है, वैसे ऑफिशियली तो हम ये कहेंगे, पर जयपुर रियासत है उसका साथ दिया था जोधपुर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जयपुर की सेना हार गई थी। ये आंसर यहां से हो जाएगा मेड़ता। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्तेरी के रूप में विख्यात है? कौन सा चित्रकार भीलों की चित्तेरी के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो एक गोवर्धन लाल बाबा जाना जाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? देखिए मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे और इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता है ये भी कहा जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक जयपुर का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो ये जाता है मिर्जा इस्माइल को। शेरिए और हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के संबंध में। और राइट आंसर यहाँ से, और जो है ना जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था इस समझौते के कारण, ये आप याद रख सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किस व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था, जहां वर्तमान में सिलह खाना स्थित है? देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसकी नींव में किस व्यक्ति को जिंदा चुनवा दिया गया था, जहां पे वर्तमान के अंदर सिलह खाना स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर है वो आपका हो जाता है, देखिए ए आंसर, राजा राम खंडेला। ए आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में देखिए दैनिक तापांतरण अधिक रहता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतरण अधिक रहता है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में अधिक रहता है। ए आंसर इसमें हम राइट आंसर है वो करेंगे। किस प्राचीन सभ्यता में ग्रिड पर्यटन के खेत के साक्ष्य मिले हैं? किस प्राचीन सभ्यता में ग्रिड पर्यटन के खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन ये मिले हैं भैया? कालीबंगा के अंदर। किसमें मिले हैं? कालीबंगा में ये मिले हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर की स्थापना कब की गई? तो देखिए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर की स्थापना है ये की गई है 1 जुलाई 1976 को। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के में न्यूनतम है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो ये बीकानेर और नागौर के अंदर न्यूनतम है। राइट आंसर सही हो जाएगा। और 96 नंबर है, सुखा संभावी 1974-75 में शुरू किया गया
जिसमें 1/4/1999 से केंद्र और राज्य के बीच में योगदान रखा गया है। तो देखिए सूखा संभावित क्षेत्र 1974-75 से शुरू किया गया, जिसमें 1/4/1999 से उन दोनों के बीच में 75 और 25 का ये रखा गया है। और दुगारी झील नाम से जानी जाती है, दुगारी झील के नाम से जानी जाती है। तो देखिए दुगारी झील के नाम से कौन सी झील है ये जानी जाती है, दुगारी झील के नाम से जानी जाती है आपकी कनक सागर बूंदी। ए आंसर इसमें राइट आंसर है, वो हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा के अंदर भाखर कहा जाता है। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? रामसागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? रामसागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर के अंदर स्थित है। राइट आंसर इसमें ए हो जाता है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 2000 है, ये आप याद रखेंगे। तो ये अपने 100 क्वेश्चन थे। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए क्लास को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ये लाइक और शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जरूर इसे लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप हमारा मोबाइल ऐप है, ये भी जरूर याद कर लीजिए, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाना है, ये आपको नाम लिखना है, इस लोगों का ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ से आप बहुत सारे टेस्ट फ्री में दे पाएंगे। तो बहुत सारे टेस्ट है, 150 क्वेश्चन का पूरा राजस्थान पुलिस का टेस्ट है। अन्य भी यहाँ पे पीडीएफ है, जैसे इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोई भी शंका हो तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।